बारे में भी और उस पूरे आयोजन के बारे में भी मैं जरा सा कुछ कहूँगा, और बाद में मैं आग्रह करूँगा वाजपेयी जी से कि वो हमको इसकी मूल संकल्पनाओं के बारे में भी बताएं। उस पूरे आयोजन के बारे में भी मैं जरा सा कुछ कहूँगा और बाद में मैं आग्रह करूँगा वाजपेयी जी से कि वो, क्षमा कीजिए, अंजरू विभर फूल जो अजित कुमार जी का रचना संचयन है, जिसके बारे में अभी अमिता जी ने कहा, यह जिस पुस्तक माला के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है उस पुस्तक माला का नाम है रजा पुस्तक माला। और रजा पुस्तक माला असल में रजा फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ की गई, रजा फाउंडेशन के द्वारा तैयार की गई एक पुस्तक माला है, जिसके प्रधान संपादक अशोक वाजपेयी जी हैं और उसके संपादन का काम पीयूष दहिया जी करते हैं। इस पुस्तक माला के बारे में बात करते हुए और इस पूरे आयोजन के बारे में बात करते हुए, जो इस पुस्तक जिस आयोजन के अंतर्गत ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसके बारे में बात करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे हम लोग जिस समय में पहुंच गए हैं, उस समय में ये कल्पना करना मुश्किल होता जा रहा है कि आप नई योजनाएं बना सकते हैं, आप नई संस्थाएं गठित कर सकते हैं, आप नए सपने, ऐसे सपने जो सामूहिकता को लिए हुए हों और जो साझेपन को समेटने की आकांक्षा रखते हों, ये सब अब दुर्लभ होता जा रहा है। लेकिन ऐसा एक दुर्लभ काम रजा फाउंडेशन ने किया, और उन्होंने ये किया कि रजा पुस्तक माला के अंतर्गत ऐसी अनेक पुस्तकों का, लगभग मेरी जानकारी है 150 या 200 किताबें उसके अंतर्गत प्रकाशित हो चुकी है। ज़्यादा ठीक जानकारी आदरणीय वाजपेयी जी देंगे। लेकिन उस पुस्तक माला के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी पुस्तक माला की कल्पना की रजा फाउंडेशन ने, जिस पुस्तक माला में उन किताबों को जिनको किसी भी लिहाज से हिंदी पाठक समाज के लिए जरूरी समझा जाता है, लेकिन अन्य अन्य कारणों से जो प्रकाशित नहीं हो पाती, चाहे इसीलिए कि उनका बाजार बहुत बड़ा नहीं है, उनके पाठक उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से किसी लोकप्रिय उपन्यास या लोकप्रिय कविता संग्रह के हो सकते हैं, इन वजहों से कई बार ऐसी किताबें नहीं छप पाती। दूसरी बात ये कि ऐसी बहुत सारी किताबें उस पुस्तक माला के अंतर्गत भी छपी, जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो किसी ऐसे लेखक का संचयन या किसी ऐसे लेखक को लेकर है जो, जिस लेखक पर हिंदी समाज का ध्यान और ज्यादा अपेक्षित था। तो मैं मानता हूं कि यह पुस्तक, जिसका नाम अभी लिया अमिता जी ने, अंजूरी भर फूल, यह जिन रचनाकार का संचयन है उनका नाम है अजित कुमार। अजित कुमार को पुरानी पीढ़ी के लोग तो जानते हैं, मेरी पीढ़ी के और मुझसे बाद वाले जो और नौजवान पाठक हैं वो शायद उतना नहीं जानते। लेकिन अजित कुमार जी का नाम जानना इसलिए जरूरी नहीं है कि उनकी किताब का प्रकाशन सेतु प्रकाशन ने किया है, उनकी किताब रजा पुस्तक माला के अंतर्गत प्रकाशित हुई है, या मैं किसी रूप में उससे जुड़ गया हूँ, बल्कि उनकी किताबों के बारे में, उनके लिखे के बारे में बात करना इसीलिए जरूरी है कि मैं अपनी बातचीत के प्रारंभ में जिन सामूहिक स्वप्नों की बात कर रहा था, जिन सामूहिक उपक्रमों की बात कर रहा था, अजित कुमार जी का पूरा जीवन, अजित कुमार जी का पूरा रचना संसार उन सामूहिक स्वप्नों से ही बनता है। अजित कुमार जी ने बहुत बहुत सारी विधाओं में लिखा। उनका संक्षेप में उनके बारे में बता देता हूँ। 1933 में लखनऊ में उनका जन्म हुआ। मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और उन दिनों में उन्होंने पढ़ाई पूरी की जब वहाँ हरिवंश राय बच्चन जैसे लोग थे। तब वहाँ हिंदी विभाग में भी बड़े बड़े लोग थे, और ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदी साहित्य कोश का निर्माण किया था, और हिंदी साहित्य कोश में प्रविष्टियां लिखने वाले तब के नौजवान लेखकों में से एक लेखक अजित कुमार भी थे। अजित कुमार बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विभाग में अनुवादक के रूप में नियुक्त हो गए थे। वे हरिवंश राय बच्चन जी के शिष्य थे, उनके प्रिय थे, और बच्चन जी ही उन्हें अपने आग्रह से अपने साथ लेकर विदेश मंत्रालय में गए थे। लेकिन कुछ अरसा वहां काम करने के बाद में उन्होंने ये ठीक समझा कि वे अकादमिक क्षेत्र में आ जाएं, और उन्होंने दिल्ली के बड़े मशहूर कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज में अपना अध्यापन जीवन शुरू किया, और वहां लंबे अरसे तक वो पढ़ाते रहे। बहुत सारी विधाओं में उन्होंने लिखा, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, उन्होंने कविताएं लिखी, और उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी कुछ काम किया।
संस्मरण लिखे, डायरी लिखी, उन्होंने रिपोर्टाज भी लिखे, संपादन का बहुत सारा काम किया। हिंदी का पाठक समाज उनको हरिवंश राय जी की रचनावली के संपादन के लिए भी जानता है। तो ऐसे रचनाकार जिनका बहुविध सृजन हमारे सामने हो, एक बात। दूसरी बात जो उनके लेखन को लेकर मैं कह सकता हूँ, उनकी कविताओं के बारे में तो बेहतर होगा कि हम वाजपेयी जी से कुछ सुने, लेकिन मैं उनके गद्य के बारे में जब मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका गद्य असल में जिस तरह से हिंदी में कुछ खास तरह के फ्रेम बना दिए गए हैं, चाहे यथार्थवादी किस्म के हों चाहे और किसी किस्म के हों, अजित जी उन सारे फ्रेमों से बाहर रहकर लिखने वाले और सभी तरह की बातों का स्वागत करने वाले, खुलेपन के साथ लिखने वाले लेखक थे। मैं उनके संस्मरण लेखन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और उनके संस्मरण लेखन को महत्वपूर्ण मानने का जो बड़ा कारण मुझे लगता है वह यह है कि जिन दिनों हिंदी में संस्मरण के नाम पर बहुत ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की बातें हो रही थी जिसे जिसे हम ये बहुत ठीक नहीं मानते का मतलब या तो बदला लेना या हिसाब चुकाना या ऊंचा करना किसी को या नीचा दिखाना। उस दौर में अजित कुमार भी संस्मरण लिख रहे थे। मुझे याद आता है जनसत्ता में उन्होंने लगातार संस्मरण लिखे थे और एक बार तो उन्होंने एक पूरी श्रृंखला ही लिख दी थी, जिस श्रृंखला का पूरा नाम उन्होंने अज्ञेय के नाम पर किया था। होते होते रह गए अज्ञेय, होते यदि ये ना होते तो होते अज्ञेय। इस तरह से उन्होंने अज्ञेय के आसपास के, अज्ञेय के समकालीन बहुत सारे लोगों पर लिखा था। उन सारे संस्मरणों की खास बात यह है कि उनमें अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उनमें आप किसी तरह का कलुष नहीं पाएंगे, उनमें आप किसी तरह का मेलाइस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो नहीं है, बल्कि एक मैं ये कहता हूं कि वैष्णव किस्म की उदारता उनके संस्मरणों में है। जहां जो भी उन्हें अच्छा दिखता है वे उस सभी अच्छे का स्वागत करते हैं और अपने संस्मृतों के बारे में बेहद आत्मीयता से, बेहद ऊष्मा से लिखते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनके जीवन के आखिरी सालों में थोड़ा सा मुझे उनके निकट आने का अवसर मिला था। मेरे आग्रह पर वो मेरी पत्रिका में नियमित लिखने लगे थे। हम सफरनामा के नाम से वो उसमें लगातार संस्मरण लिखते रहे थे। निर्मला जैन पर लिखा, डॉक्टर निर्मला जैन पर उन्होंने लिखा, विश्वनाथ त्रिपाठी जी पर लिखा, उन्होंने प्रेमचंद के दोनों पुत्रों अमृत राय और श्रीपत राय जी के बारे में लिखा और भी कई सारे लोगों पर लिखा, जिससे सबसे पहले बनास के माध्यम से उन्होंने पाठकों तक पहुंचाया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक ऐसा लेखक जो निष्प्रह भाव से रचना करता रहा हो और जिसके लेखन में, जिसके पूरे रचना संसार में तरह तरह के रंग दिखाई देते हों। और गद्य को लेकर एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि गद्य को लेकर जो जिस बात को हम रेखांकित कर सकते हैं वो ये है कि गद्य के जो दूसरे जिसे हम कथेतर कहते हैं, जो कथेतर विधाओं के जितने रूप हो सकते हैं, अजित कुमार उन सभी कथेतर रूपों में लिखना जरूरी समझते थे, प्रयोग करना जरूरी समझते थे। उन्होंने डायरी लिखी, उन्होंने संस्मरण लिखे, उन्होंने रेखा चित्र लिखे, उन्होंने ललित निबंध लिखे, वो यात्रा संस्मरण उन्होंने बहुत अच्छे लिखे। मुझे याद आता है सफरी झोले में उनकी एक पुरानी किताब थी जिसे हमारी दिल्ली की हिंदी अकादमी ने पुरस्कृत भी किया था। सफरी झोले के बाद उन्होंने 2 यात्रा आख्यानों की किताबें और लिखी थी। अब उन सबको भी किसी तरह एक जगह संकलित कर दिया गया है सफरी झोला के नाम से ही। तो कहना यही चाहता हूँ कि गद्य के दूसरे रूपों में भी उन्होंने खूब मन से लिखा और उनकी शायद उनकी मुराद यही थी कि अनेकानेक रूपों में लिखने के पीछे ये न समझा जाए कि अगर आप उन्हें कवि न माने तो ललित निबंधकार तो मान ही लें, अगर आप उन्हें कहानीकार या उपन्यासकार न माने तो संस्मरण लेखक तो मान ही लें। बल्कि इसके पीछे मुझे लगता है उनकी मुराद यही थी, उनका अभिप्राय यही था कि जितने संभव रूपों में लेखन हो सकता है, जितने तरीकों से बात को कहा जा सकता है और जितने तरीकों से बात को कहकर पाठकों तक पहुंचा जा सकता है, वो उन सब तरीकों को अपनाना उनको अच्छा लगता था, जरूरी लगता था। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ,
अजित कुमार जी साथ जितना मैं रह पाया या जितना उनको मैं देख समझ पाया, एक उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष ये भी था। मुझे याद आता है कि एक बार कुछ संभवतः ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के खराब स्वास्थ्य वाले दिनों की ये बात है, या मैं अगर भूल कर रहा हूँ तो श्रीलाल शुक्ल जी के बीमार होने के कुछ अरसा बाद की बात है। हिंदी जगत में ये चिंता हुई थी कि हम हर बार जब कभी कोई लेखक बीमार होता है, परेशान होता है, आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त होता है, तो हम सरकार की तरफ देखते हैं। सरकार की तरफ हम कब तक मुंह देखते रहेंगे? मैं अगर गलत नहीं हूं तो संभवतः अशोक वाजपेयी जी के ही पर ही सब लोगों ने विश्वास जताया था और उन्हें ये उनसे आग्रह किया था कि आप ही एक कोई ऐसी निधि बना दीजिए जिसके द्वारा हम ऐसे मामलों में लेखकों की मदद हम अपने दम पर कर सकें। और मुझे याद आता है कि अजित जी ने उस ऐसी किसी योजना में अपनी तरफ से कुछ लाख या 2 लाख रुपए का कोई योगदान दिया था। तो आशय मेरा यही है कि एक ऐसा लेखक, एक और बात जाते जाते बात को खत्म करने से पहले ये हमको ये भी याद रखना चाहिए कि अजित कुमार जी एक ऐसे परिवार से थे जिनके परिवार का लेखन से, साहित्य से बहुत गहरा संबंध है। अजित जी के जो पिताजी थे वो एक तरह से उनकी माँ के आग्रह पर प्रकाशक ही हो गए थे, और उनके घर में, अजित जी के पिताजी के घर में निराला आकर रहा करते थे। निराला को मेरी समझ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी समझ यह है कि निराला को देखने वाले जो अंतिम व्यक्ति धरती पर थे वो संभवतः अजित कुमार जी थे जिन्होंने निराला को देखा था। यदि और भी किन्हीं ने देखा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी भूल सुधार कर लूंगा, लेकिन उनको इतना नजदीक से देखकर उनके बारे में संस्मरण लिखने वाले संभवतः अजित जी आखिरी व्यक्ति थे। तो अजित जी के घर में निराला जी आकर रहा करते थे। निराला जी की कई किताबें, कम से कम 4 या 5 किताबें अजित जी के पिताजी ने प्रकाशित की थी युग मंदिर उन्नाव के नाम से, और अजित जी का बड़ा मन था कि वो युग मंदिर उन्नाव की पुनर्प्रतिष्ठा करें, युग मंदिर के नाम से फिर से कुछ किताब छाप सके, या कुछ एक कम से कम किताबों का कोई सिलसिला शुरू कर सकें। उनकी इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन निधन के मुझे मेरा ख्याल है 10 या 15 रोज पहले उन्होंने मुझे बुलाया और ये कहा कि मेरी किताबों का क्या होगा। तो मैंने कहा कि आपकी किताबों का आप बताइए क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि तुम ले जाना और इनको सहेज के रखना। तो मैंने इनकार किया कि ये एक ही आदमी की संपत्ति क्यों हो जाए, इसको सारी जनता काम में क्यों न ले, सब लोगों के काम आए, ऐसा हम कुछ करें तो कैसा रहे। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरीज के अनुभव बहुत खराब है, लाइब्रेरीज वाले नहीं रखना चाहते इस तरह की पुरानी किताबों को, उनकी इसमें क्या दिलचस्पी होगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि आप अगर मुझ पर विश्वास करके मेरे ऊपर छोड़ दें तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आपकी एक भी किताब को मैं खराब नहीं होने दूंगा, वो पाठकों तक जाए इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा और एक तत्काल उनसे सहमति उनकी मिली मुझे, और उन्होंने एक सील बनवाई, मुहर बनवाई, जिस पर लिखा हुआ था युग मंदिर उन्नाव की स्मृति में पुस्तक भेंट, और नीचे उनके फादर का भी नाम उन्होंने लिखवाया था। और वो सील लगाकर, वो मुहर लगाकर अजीत जी के संग्रह की सारी किताबें हमने 3-4 पुस्तकालयों को भेंट की। दिल्ली पुस्तकालय, जामिया मिलिया इस्लामिया का पुस्तकालय, एक मेरे गांव का पुस्तकालय भी, कुछ ऐसी किताबें भी थी जो आमतौर पर दिल्ली के सभी पुस्तकालयों में मिल जाती है। ये भी मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसा ना हो कि पुस्तकालय वाले ये कहें कि मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की ऑलरेडी लाइब्रेरी में 15 प्रतियां पड़ी हुई है, 20 प्रतियां पड़ी हुई है, आप 21वीं हमें क्यों दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी जो किताबें हो सकती थी जिनकी यहाँ उपयोगिता संदिग्ध थी, उन किताबों को मैंने एक दूर दराज के गांव की लाइब्रेरी में दिया। सारी किताबें अजित जी की अंततः पाठकों के लिए सुरक्षित हो गई, और हर किताब पर युग मंदिर उन्नाव का नाम भी दर्ज हो गया। अजित जी का ये रचना संचयन रजा पुस्तक माला के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। रजा फाउंडेशन ने ये जरूरी समझा कि अजित जी की यादों को, अजित जी के लिखे को सहेजा जाए। उसके लिए उन्होंने इस पुस्तक माला के अंतर्गत इस बहुत, जिसमें भरा पूरा चयन कहूंगा, समृद्ध चयन कहूंगा, इसीलिए नहीं कि ये इसे मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसको तैयार करने का मौका मुझे मिला है, बल्कि इसीलिए कि लगभग 550 पेज की एक मोटी किताब सेतु प्रकाशन ने
रजा पुस्तक माला रजा फाउंडेशन के सहयोग से छापी है। मेरा ये आग्रह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इस किताब को अगर कोई पाठक देखेगा, पढ़ेगा, तो उसे अजीत जी के लेखन के लगभग तमाम रंगों को देखने का अवसर मिलेगा। उसको अजीत जी के लिखे का एक तरह से मोटा मोटा स्वाद तो मिल ही जाएगा। तो इस संचयन के लिए फिर से मेरे पास अवसर है, तो मैं रजा फाउंडेशन का भी आभार व्यक्त कर देता हूं और मैं सेतु प्रकाशन का भी आभार व्यक्त कर देता हूं कि आपने अजीत जी की स्मृतियों को सहेजने का एक सुंदर उपक्रम किया। धन्यवाद मुझे इतनी देर तक बोलने का अवसर देने के लिए। धन्यवाद पल्लव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अजित जी कहने से बेहतर होगा कि मैं अजित सर कहूँ, उन्हें अजित सर ही कहा करते थे हम लोग। तो अजित सर पर कुछ भी सामने लाना हमारे लिए प्रकाशकीय दायित्व से ज्यादा शायद इमोशनल दायित्व था, भावनात्मक दायित्व था। इतना लंबा साथ था और इतना बेहतरीन व्यक्तित्व अपने इर्द गिर्द दूसरा ढूंढे नहीं मिलता। जैसे खतरनाक समय में हम लोग जी रहे हैं, इतना ऊष्मा, इतनी आत्मीयता और इतनी सज्जनता से भरा दूसरा व्यक्तित्व ढूंढना कठिन जान पड़ता है। अजित सर मुझसे, मतलब मेरे परिवार से, अगली पीढ़ी, मेरे बच्चों तक से इतने प्यार से जुड़े हुए थे और छोटे-छोटे इतने ज़्यादा अनुभव हैं कि शायद उन अनुभवों पर ही बातचीत करें तो एक पूरा कार्यक्रम उन अनुभवों पर ही किया जा सकता है। पर आज बातचीत का दौर जो है वो इस पुस्तक के इर्द-गिर्द होना चाहिए। तो अंजलि भर फूल, जैसा कि पल्लव जी ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि अजित सर के लिखे सब कुछ को एक साथ समेटता है। सब कुछ एक साथ समेटना तो संभव नहीं था, तो हमने सब कुछ से थोड़ा-थोड़ा चुना और उनकी कविताएँ, उनके निबंध, उनके कथ्यात्मक जो उनका लेख है, संस्मरण, कहानियाँ, शायद ही कोई विधा हो जो यहाँ छूटी हो। अगर एक छूटा तो हम कहें कि उपन्यास, जो कि शायद सहेजना इस संचयन में संभव नहीं था। तो उसे छोड़कर हमने, पल्लव जी ने बेसिकली सब कुछ समेट लिया है और बहुत करीने से समेटा है। नया पाठक, खासकर जो हमारे बाद का पाठक है, जैसा कि पल्लव जी कह रहे हैं, अजित जी के लिखे से अनजान है। क्योंकि अजित जी का लिखा जो बने हुए खाके हैं लेखन के, उनसे बाहर था, उनसे अलग था। उनका पहला अकेले कंठ की पुकार से शुरू करें और अगर संस्मरणात्मक लेखों तक जाएँ, लालची लड़की जैसा जो बिल्कुल अलग ही किस्म की चीज़ है, तो इनका लिखा जो एक स्ट्रीम्ड लेखन का दौर है, उससे बिल्कुल अलग रहा और शायद यही कारण था कि ये उतने नहीं सराहे गए या उतना अपने लिए जगह नहीं बना पाए, जितना इन्हें बनाना था। तो इस पूरे दौर के साक्षी रहे हैं अशोक जी, और अशोक जी इस पुस्तक के सामने आने का कारण भी हैं। तो सर का परिचय देना तो शायद गड़बड़ होगा। परिचय की मोहताज नहीं है सर, प्रबंध न्यासी हैं रजा फाउंडेशन के और रजा पुस्तक माला के प्रबंध संपादक हैं और 17 से अधिक कविता पुस्तकें, जहाँ तक मैं सही हूँ, और 5 आलोचनात्मक संग्रहों के से इतर भी विपुल लेखन है सर का। कला, साहित्य, संस्कृति का शायद ही कोई ऐसा मंच हो, जहाँ आपका नाम न लिया जाता हो या जहाँ से आप न जुड़े हुए हो। रजा फाउंडेशन की मदद से आपने कला और साहित्य को संयोजित, समृद्ध करने का जो एक महती प्रयास किया है, उसके लिए सर आपको सब साधुवाद। और मैं आमंत्रित करूंगी आपको कि आज आप अंजलि भर फूल और अजित सर पर कुछ बातचीत हम लोगों के साथ साझा करें। धन्यवाद अमिता जी और पल्लव जी। रजा पुस्तक माला शुरू इसलिए की थी कि एक दिन रजा साहब के साथ बैठे हुए ये बात आई कि हमको हिंदी में ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए जो आमतौर पर प्रकाशक छापने से संकोच करते हैं, लेकिन जिनका हिंदी में होना हिंदी साहित्य के लिए और हिंदी भाषा के लिए और हिंदी पाठक के लिए जरूरी है। तो रजा पुस्तक माला उनकी मृत्यु के बाद हमने शुरू की। सोचा ये था कि 100 पुस्तकें निकालेंगे, लेकिन 150 तो हो ही गई हैं और अब इस साल के अंत पर जब हम चाहते हैं कि उसका समापन हो,
200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी होंगी। इतनी लंबी पुस्तक माला मैं नहीं जानता कि हिंदी में पहले कभी कहीं हुई है। अजित कुमार से मेरा परिचय 1958 में हुआ, जब उनका पहला कविता संग्रह अकेले कंठ की पुकार प्रकाशित हुआ था। उसके थोड़े दिन बाद ही या उन्हीं दिनों नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा दिल्ली से कृति नाम की एक पत्रिका निकाल रहे थे, और उसमें मैंने उसकी एक समीक्षा लिखी थी। अब सागर जैसे छोटे शहर में था, नया नया लिखना शुरू किया था, तो वो थोड़ी उद्धत समीक्षा भी थी, इस अर्थ में कि मैंने उसका समापन, जहां तक मुझे याद है, मेरे पास उसकी कोई प्रति बची नहीं है, ये भी कहा था कि अजित कुमार इतने अकेले नहीं है, और उनकी पुकार इतनी मर्म भेदी नहीं है। ये वो दौर है जब बहुत सारे कवियों के पहले कविता संग्रह आए थे। अजित कुमार उनमें से एक थे, दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, इन सब के पहले कविता संग्रह लगभग उसी वक्त आए थे। उसके बाद जब मैं दिल्ली पढ़ने आया, तो मैं सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ता था, जहां हिंदी बोली ही नहीं जाती थी, सारा दिन अंग्रेजी बोलते बीतता था, और मुझे बहुत ही असहजता महसूस होती थी। तो जिन लोगों ने उस जमाने में मॉडल टाउन में रहते हुए एक तरह से मुझे हिंदी भाषा की गर्माहट और निकटता अनुभव कराने में मदद की, उनमें अजित कुमार, स्नेहमयी जी, विश्वनाथ त्रिपाठी, देवी शंकर अवस्थी, ये लोग थे। अजित कुमार ने कभी कोई नाटकीय मुद्रा नहीं अपनाई, और कोई विवादास्पद वक्तव्य भी संभवतः अपनी जिंदगी में नहीं दिया। उनको हर कुछ में कुछ अच्छा खोज लेने की टेव थी, तो वो किसी की निंदा भी संभवतः निजी बातचीत में करते भी हों, लेकिन लिखकर उन्होंने कभी किसी की निंदा तक नहीं की। इसलिए वो प्रशंसा निंदा विचारधाराओं के द्वंद्व से अलग रहे, और इसका खमियाजा उन्होंने भोगता कि उन पर ध्यान नहीं गया। मेरे मन में संचयिता बनाने का जो विचार था, वो आया जब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का संस्थापक कुलपति बना। तो पता नहीं आजकल किन लोगों को याद होगा, तब हमने बहुत सारी संचयिताएं विश्वविद्यालय की ओर से तैयार करा के प्रकाशकों के माध्यम से सामने रखी। उनमें मैत्री शरण गुप्त, निराला, कामचंद्र शुक्ल, हजाइब साहब द्विवेदी, अज्ञे, नामवर सिंह, रघुवीर सहाय,
त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा, रेणु, इनकी संचयिताएं प्रकाशित की थी। वो काम फिर आगे शायद नहीं चला, या चला तो मुझे पता नहीं। तो एक काम जब हमने रजा पुस्तक माला शुरू की तो ये सोचा कि उन लोगों की संचयिताएं अब तैयार की जाएं जिन पर जितना ध्यान जाना चाहिए था उतना नहीं गया। तो हमने मसलन अजित कुमार की संचयिता, मुकुंद लाठ की संचयिता, विजय देवनारायण शाही की संचयिता तैयार कराई, श्री राम वर्मा की भी संचयिता तैयार है, और हमारे भोपाल के बहुत सारे मित्र जिनकी ओर ध्यान नहीं गया, मदन सोनी, वागी शुक्ल, ध्रुव शुक्ल और उदयन वाजपेयी जो मेरा छोटा भाई भी है, इनकी संचयिताएं भी तैयार कराई। तो ये संचयिताओं का लक्ष्य ये है कि वो पाठकों को एक वानगी देकर उत्साहित करें कि वो फिर और रचनाएं भी लेखकों की पढ़ें। ये विस्मृति का समय है, भूलने का समय, भुलाने का समय, और एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है जिसके तहत ये अपेक्षा हो रही है कि एक ऐसा तुरंतापन आ जाए कि आपको याद ही न रहे, या आप याद ही न रख पाएं, आपसे पहले भी लोग थे कि उन्होंने भी मनुष्य की स्थिति, मानवीय नियति, सच्चाई, आत्म, समय, समाज के बारे में ऐसा कुछ लिखा है जो आज भी पढ़ने, गुनने, समझने योग्य है। तो एक तरह से रजा पुस्तक माला भूलने के विरुद्ध एक अभियान है, और ये कि हम इस दुरभिसंधि से अपने को अलग कर सकें। और फेसबुक आदि ने एक नई किस्म की सामुदायिकता तो पैदा की है जो परस्पर प्रशंसा मंडल जैसी है, और उससे कुछ विशेष प्राप्त नहीं होता। मुझे मालूम नहीं, औरों को होता होगा शायद, मेरी अक्षमता है कि या अपात्रता है। पर इस संचयिता से हम लोग जब नई कविता लिखना शुरू कर रहे थे एक छोटे शहर सागर में, तो जिन कविताओं ने ध्यान आकर्षित किया था उनमें अजित कुमार की कविताएं भी थी। दो विशेष कविताएं मुझे याद है। एक तो कवियों का विद्रोह, या क्या शीर्षक था उसका, हाँ, कवियों का विद्रोह। विद्रोह। चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, मुख हमें कमलों सरीखे क्यों दिखें, हम लिखेंगे चांदनी उस रूपये सी है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है, हम कहेंगे जोर से मुंह घर अजायब है, जहां पर बेतुके अनमोल जिंदा और मुर्दा भाव रहते हैं। अगर आप नई कविता पर बहुत सारी जो अकादमिक पुस्तकें हैं वो देखें तो उनमें ये कविता जरूर उद्धृत की होगी। लेकिन इसके साथ साथ उनकी एक और कविता थी जो उस समय
मेले कहाँ गई? इस मेले में, मेले में बच्चा। हाँ मेले में बच्चा होता है। एक मिनट, पेज संख्या 32। 32। जी। अच्छा तो मैं आगे निकल आया, माफ कीजिएगा। हाँ, ये मेले में, मैं इस दुनिया में वैसा ही खुश हूं जैसे मेले में छोटा बच्चा हूं। इस बच्चे ने मिट्टी की मूरत को, मैंने हर चलती फिरती सूरत को उत्सुकता से, हैरत से देखा है। फिर हमने, यानी मैं और मेरे बाहर भीतर के उस नन्हे छोटे बच्चे ने अपने से ज्यादा उसको माना है, अपने ढंग से जाना पहचाना है। ये जो अपने से ज्यादा उसको मानना, ये अजित कुमार के जीवन का एक तरह से मर्म है। उन्होंने यही जीवन भर किया कि अपने से ज्यादा उसको माना। अभी पल्लव जी इसका उल्लेख कर रहे थे कि संस्मरण लोग या तो बदला निकालने के लिए, हिसाब चुकता करने के लिए, या किसी की छवि को मलिन या दूषित करने के लिए लिखते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों के बारे में भी लिख देते हैं जो दिवंगत हैं, और जिसमें सुविधा ये है कि आप उनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो उसका प्रतिकार करने को जीवित नहीं है। ये सर्वथा अनैतिक काम, जैसे कि अनेक अनैतिक काम इन दिनों बहुत लोकप्रिय है। मैं कई बार सोचता हूं कि संभवतः हिंदी लेखक इतना अनैतिक व्यापक रूप से कभी नहीं हुआ जितना आज है। अपने से असहमत व्यक्ति को शत्रु मानना भी अनैतिक है। पर बहरहाल उस पर, तो ये जो कलुषहीनता थी, ये जो एक तरह का सबके प्रति आदर भाव था, ये नहीं कि वो अपनी दृष्टि से किसी की कमियों को देख नहीं पाते थे। इन सब में, चाहे वो रघुवीर सहाय या श्रीकांत वर्मा या नरेश मेहता या अज्ञे या राजेंद्र यादव, जिनके बारे में उन्होंने लिखा है, इन सब में वो जो खोट है या कमी है उसका उल्लेख जरूर करते हैं, लेकिन उसको जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देते, उसको अतिरंजित नहीं करते। ये बड़ा गुण है। ये खासकर आज की, और उनमें एक तरह का आत्म विनोद भाव था। वो अपना मजाक खुद बनाते थे, दूसरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। अजित कुमार अपना मजाक खुद बनाते थे। देखिए उनकी एक कविता है, लकीर के फकीर। हम फकीर हैं इस लकीर के, यह लकीर बच्चे की गुड़िया, यह लकीर जादू की पुड़िया, खूसट बुढ़िया है लकीर यह, सदा सुहागिन की यह चुड़िया, मंत्र नहीं इसके कांटे का, बीत गए अब दिन कबीर के, जो लकीर कबीरा ने तोड़ी वह रविंद्र ने फिर से जोड़ी, कबीरा को कबीर बनाया ऐसी थी जो पुख्ता पीढ़ी, हवा महल के रहने वालों क्या जानो सुख उस कुटीर के। तो ये अपना मजाक बनाते हुए सच के किसी या सच्चाई के किसी पहलू को बहुत आत्मीय ढंग से व्यक्त करना, ये हुनर बहुत कम में होता है।
कि एक और कविता है, तब और अब। वैसे तो अब भी बच्चा हूं, जैसे मैं पहले बच्चा था, उतना अब कच्चा नहीं रहा जितना पहले मैं कच्चा था। पोथी में ध्यान लगाने पर तब याद खेल की आती थी, जब खेल कूद में लगता था पोथी की याद सताती थी। कमरे में जब मैं होता था तब कमरा मुझको खाता था, जब भी जाता था कहवा घर आंख दिखाता था। तो ये वो कविता है जो आसपास की रोजमर्रा की जिंदगी, छोटी मोटी चीजें जिनको हम अलक्षित करते हैं, उन पर अपना ध्यान लगाती है। ये कोई बड़ी बिंब मूलक और बहुत प्रतीकात्मक इस तरह की जो कविताएं हुई है और जिसकी अपनी जगह है, उससे बिल्कुल अलग है। ये एक तरह से संभवतः भवानी प्रसाद मिश्र जैसे बतकही में अपनी कविता करते थे और लगता नहीं था कि ये कविता है। शब्दों के महल पहले पहल जब बनाए बहुत काम आए। हाँ, तो ऐसे कहते थे जिससे ये पता ही लगता था कि कविता कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं। थोड़ा ये गुण अजित कुमार की कविता में भी है, जहां वो बात करते लगते हैं और ये नहीं कि उनको जटिलता का रूप पता नहीं था। यानी वो सरल या सहज इसलिए नहीं थे कि उनके लिए जटिलता असाध्य थी, इसलिए थे कि वो जटिलता से भी निपट सकते थे अगर उसकी नौबत आए। अब देखिए, एक कविता है बर्ताव। नाम से आपको कतई ये अंदाजा नहीं होगा कि इस कविता में भाषा के साथ क्या होने जा रहा है। भाषा के साथ हम सब कुछ न सही बहुत कुछ कर सकते हैं। मसलन तोड़ फोड़, खिलवाड़ या मजाक, दोस्ती, झगड़ा, जबरदस्ती संभव है। रूठ भी हम सकते हो उससे बरतने के क्रम में। सवाल तो ये है कि भाषा भी क्या हमसे वही सब कुछ करती है जो कि हम उससे। अब ये एक जटिल प्रश्न है कि हम भाषा के साथ जो करते हैं, क्या भाषा हमारे साथ भी वही करती है? जब हम उलटकर उसको शाभा बनाते हैं, तो क्या वो भी आ से हा तक फैले हमारे समूचेपन को अ आ ई के सुपरिचय में बना रहने देती है, देगी? चरिय चरिप सुय कोई ना कोई पहचान होगी तो जरूर, किंतु संभव है वृहद सप्तकोश में उसे हम केवल ढूंढते ही रह जाएं। जिस तरह की महदाकाश में अपने आप को। ये कविता कैसे एक जटिल भाषा के साथ बात करते करते जिस तरह की महदाकाश में अपने आप को हम केवल ढूंढते ही रह जाएं। तो ये काव्य कौशल है कि जटिलता को आपके लिए बहुत ही ग्राह्य बनाना। शमशेर बहादुर सिंह पर उनका जो संस्मरण है, इसका शीर्षक है भूल भलैया में अटक जाना। वो शुरू कैसे होता है? श्री शमशेर बहादुर सिंह की याद करने का मतलब मेरे लिए पिछले 45, 50, 60 वर्षों तक फैली एक ऐसी भूल भुलैया में अटक जाना है जिसमें प्रवेश करना भले ही आकर्षक हो, लेकिन जिसमें देर तक रह पाना दुखद और जिसमें से निकल पाना बेतरह मुश्किल है। आकर्षक यह इसलिए कि
अब जब मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, प्रियजनों के बारे में सोचते रहने से बेहतर भला और क्या हो सकता है। दुखद इसलिए कि ये पंक्तियां आरे की तरह मन को चीरने लगती हैं। वो सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब जिनको देखने को आंखें तरसियां हैं। और मुश्किल इसलिए कि एक बार वह रील चल पड़े तो फिर उसे रोक पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसका जितना संबंध शमशेर से, उतना ही बच्चन, पंत, नरेंद्र शर्मा, अमृत राय, अश्क, भैरव प्रसाद गुप्त, अज्ञे, मलयज आदि अनेक व्यक्तियों और बहादुरगंज प्रगतिशील लेखक संघ, मॉडल टाउन आदि स्थलों, स्थितियों और इन सब से जुड़े लिपटे इतने बहुत कुछ से है कि आखिरकार शमशेर की ये पंक्तियां गूंजती चली आती हैं। तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा, मैं लिपटता गया और जब लपेट न खुले। तो अजित कुमार के यहां अपने पिता के बारे में, जहां तक मेरा संबंध है, यदि मैं अपने आप से पूछूं कि उन्होंने मुझे क्या दिया या कि उनका मेरे ऊपर क्या असर पड़ा, तो यही सोच पाता हूं कि अधिकांशतः मैं खुद भी उनके जैसा हूं। वे व्यवहार कुशल न थे और मैं भी वैसा कहां हो पाया हूं। चीजों की हद से ज्यादा टालने की आदत भी मुझ में उन्हीं से आई है। अपने लिए किसी से कुछ भी न चाहने की प्रवृत्ति भी मैंने उनसे ही पाई है। न जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई काम किसी खास ढंग से करने या न करने के बाद अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पिता भी ऐसी परिस्थिति में ठीक ऐसा ही करते या न करते। पर कुल मिलाकर मुझ में उनके गुण उतने ना आ पाए जितने के दुर्गुण आ गए। अब उनके न रहने पर शायद मैं उनकी कुछ अच्छी बातें अपना सकूं, जैसे कि मित्रों, बंधुओं, स्वजनों, परिचितों और परिवार वालों को खूब मन से चाहना और प्यार करना और सब पर विश्वास करना। उनसे सीखने के लिए मेरे सामने तमाम बातें हैं, पर सबका जिक्र यहाँ करना खुद उनकी उस कमजोरी को अपनाना होगा कि बातें और योजनाएं तो लंबी चौड़ी हों पर अमल में न आ पाए। कोई लेखक जब खुद अपने को लगातार सजगता से आलोचित करता रहता है, तब वो हमें अधिक मानवीय, अधिक विश्वसनीय, अधिक प्रामाणिक लगता है। और अजित कुमार यही करते हैं। उन्होंने कुछ अंकन भी, उनकी अज्ञे जी द्वारा संपादित जो पुस्तक थी उसमें एक छोटा सा अंश है, गलत घड़ियां। पता नहीं क्यों घड़ियां गलत वक्त बता रही हैं। एक घड़ी मेरे हाथ में बंधी है, उसमें 10:04 हो चुके हैं। दूसरी घड़ी मेज पर रखी है, उसकी सुइयां देखता हूं तो अभी 10:05 है। और यूनिवर्सिटी के क्लॉक टावर ने अभी अभी रात के सुनसान वातावरण को भंग करते हुए 10 घंटे ठोके हैं। 3 घड़ियां 3 वक्त बतला रही हैं। कौन सही है कौन गलत, कुछ पता नहीं चलता। न जाने क्यों घड़ियों का गलत होना मुझे बड़ी उलझन में डाल देता है। फौरन महसूस होने लगता है कि मेरे दिमाग में भी एक घड़ी चल रही है और उसकी भी सुइयां गलत वक्त बतला रही हैं। इसके बाद मैं अपने दिमाग की सुइयों को कभी तेज और कभी सुस्त रफ्तार में इस कदर परेशान होता हूं, उन्हें ठीक करने की कोशिश में अपने कमरे में कभी फुर्ती से और कभी पस्ती से घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलने लगता हूं। अब ये एक लेखक की तरह तरह के और बहुत, ये कोई 51 या 52, 1951 या 52 में लिखा अंकन है। तो सोचिए कितने बरस
हो चुके हैं 70 वर्ष पहले, लेकिन उसमें आज भी जो भाषा है, जो बिंब है, जो परेशानी है, वो वैसी की वैसी हम सब में बनी हुई है। एक लेखक को प्रासंगिक बनाने का एक काम तो ये है कि उसे पढ़कर आलोचना, उसका पुनर्वेक्षण करे। हमारे यहाँ आलोचना की जो हालत है उसमें ये उम्मीद करना कुछ ज्यादती सी है, क्योंकि आलोचना तो प्रशंसा, निंदा, वफादारी इत्यादि में मस्त है। और अब तो आलोचना लिखने की जरूरत ही नहीं है, 4-5 पंक्तियां लिख दीजिए, किसी को गिराना है तो गिरा दीजिए, किसी को बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। ऐसी ऐसी मूर्ख और दयनीय वैचारिक स्थिति में ये उम्मीद करना कि कोई ऐसा पुनर्वेक्षण कर पाएगा, मुश्किल है। लेकिन संचयिता ऐसा कर सकती है, और मुझे ये लगता है कि पल्लव जी ने जिस जतन से इस का संपादन किया है, उन्होंने बीच में एक बार मुझे फोन किया था कि पृष्ठ संख्या कुछ अधिक हो रही है, क्या मैंने कहा जितना जरूरी हो उतना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी पृष्ठ है। तो ये कोई कम पृष्ठों की पुस्तक नहीं है, ये 500 550 पृष्ठ लगभग हैं इसमें। तो अगर कोई जानना चाहे कि, और जो मुद्रा है अजित कुमार की, वो कवि की मुद्रा नहीं है, वो अपने कवि होने के एहसास से त्रस्त कवि नहीं है। वो एक साधारण व्यक्ति है जो साधारण जीवन में भी यहाँ वहाँ छोटी मोटी चीज़ों में भी, कुछ मुलाकातों में भी, कुछ मौसम के बदलाव में भी कुछ देख सकता है, कुछ दर्ज कर सकता है, और आपको भी ये सिखा सकता है कि जीवन की साधारणता में भी बहुत मर्म, बहुत मानवीयता और बहुत जीवन छुपा हुआ है। साहित्य, और अगर अजित कुमार का साहित्य आपके ध्यान में ये बात लाए तो इससे बड़ा और क्या कर्तव्य साहित्य निभा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और शायद ये संचयिता यही काम करेगी भी, जिस ओर आप नजर ले जाना चाह रहे हैं पाठकों का, संचयिता वो काम बखूबी करेगी। संवेदनशीलता मनुष्य का पहला गुण है। कवि होना, रचनाकार होना, बड़ा छोटा होना तो बाद की बात है। संवेदनशील कोई कितना हो सकता है, ये कविताएं और उनका गद्य भी कुछ ऐसा ही है। छोटे छोटे उनके इर्द गिर्द फैली हुई चीजों के बीच ही वो अपना पूरा संसार रचते हैं। पूरी उनकी रचनाएं उसी बीच से हो निकल कर आई हैं, लेकिन सिखा बहुत कुछ जाती है। मनुष्य होना सिखा जाती है आपको, आपका नजरिया बदल जाती है, आपके इर्द गिर्द आपको देखना भी सिखा जाती है। तो मेरा मानना है कि ये संचयिता ये काम बखूबी करेगी, जैसा आपने कहा। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। पल्लव जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आभासी मित्रों को भी जो इतनी देर तक शांति से इस कार्यक्रम को सुनते रहे और कमेंट्स अपने देते रहे। तो अगर संभव बन पड़ा तो उन कमेंट्स के साथ जो प्रश्न उभरेंगे उनके भी उत्तर हम लोग देने का प्रयास करेंगे, और फिर जब भी संभव बन पड़ा तो दूसरी किसी पुस्तक के साथ फिर पल्लव जी को भी, और सर आप तो हैं ही, तो आमंत्रित करेंगे। तो अभी के लिए सर नमस्कार।